हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा हमारा नेशनल अफेयर्स और मंथ है मई। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं, तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ट्राइफेड को लेके।
ट्राइफेड ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया द लिंक फाउंडेशन के साथ। किस फील्ड में? ट्राइबल पीपल की डेवलपमेंट के लिए, ट्राइब्स की डेवलपमेंट के लिए, उनको आगे सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटीज देने के लिए, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में उनके लिए काम करने के लिए ट्राइफेड ने द लिंक फाउंडेशन के साथ, द लिंक फंड के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें ट्राइफेड की फुल फॉर्म, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या है? ये कमर्शियल विंग है मोटा का। मोटा क्या है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इन्होंने एक एमओयू साइन किया किनके साथ? द लिंक फाउंडेशन के साथ। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जो लिंक फाउंडेशन के साथ इन्हें मिलकर क्या करने वाले हैं आगे, उसके बारे में की पॉइंट्स अगर डिस्कस करें तो इट एम्स टू एम्पावर ट्राइबल्स बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर देम फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू एडिशन इन देयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूस। मतलब जो वो काम वहां पे जैसे ट्राइबल पीपल है वहां पे अपना कुछ उगाएंगे वो, तो उसके लिए जो अपना प्रोड्यूस, जंगल से जो भी प्रोड्यूस लाएंगे उनको जो सप्लीमेंट करेंगे पैसे, उनको थोड़ा और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऑफ द लिंक फंड विल हेल्प अचीविंग एफिशिएंसी इन वैल्यू एडिशन फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से जो द लिंक फाउंडेशन इनको प्रोवाइड करेगा, उनके स्किल में हेल्प मिलेगी, स्किल ट्रेनिंग में, प्रोड्यूस में, क्राफ्ट डाइवर्सिफिकेशन में, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब फॉरेस्ट से आप कुछ छोटी छोटी चीज लाके वो बेचे उनको अपने खाना घर बाहर चलाने के लिए, तो उसमें उनको काफी हेल्प मिलने वाली है टेक्नोलॉजी से जो द लिंक फाउंडेशन या द लिंक फंड उनको प्रोवाइड करने वाली है। ऑल्सो ये क्या है? एक वीमेन सेंटर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन एंड इंटर्नशिप प्रोवाइड, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेंगे। मतलब वीमेन से रिलेटेड, जैसे सुई धागे से कुछ कपड़ा बुनने का या फिर कुछ कपड़े बनने का या फिर कुछ पेंटिंग का या साफ करने का, इस हिसाब का कुछ एक काम आगे इनके लिए लाएंगे जो सिर्फ वीमेन सेंटर्ड होगा, मतलब वीमेन के लिए निर्धारित होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था ना वो 5% से गिर गया, और जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन था ना वो 8% से गिर गया फिस्कल ईयर 2021 में। और ये जो रिपोर्ट लाई गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। यही चीज याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे समुद्र सेतु के बारे में। समुद्र सेतु याद होगा तो आपको 2020 में जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था तो कुछ इंडियंस दूसरी कंट्री में फंस गए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था हर जगह। तो उन सिटीजन्स को वहां से वापस इंडिया लाने में इंडियन नेवी का बहुत बड़ा रोल रहा था। उन्होंने समुद्र सेतु ऑपरेशन स्टार्ट किया था जो कि था श्रीलंका, मालदीव, इन पास के देशों में फंसे इंडियंस को वापस लाने का। तो अब रिसेंटली इंडियन नेवी ने ही दूसरा आपका समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन करके स्टार्ट किया है, जो कि वापस कई वापस इन कंट्रीज में जाएंगे। एंड यहां से हमारी जो इंडियन नेवी है वो शिपमेंट लाएगी किसका? लिक्विड ऑक्सीजन का। ठीक है, वहां से लिक्विड ऑक्सीजन के कंटेनर्स लाएगी और इंडिया में लाएगी वहां से, क्योंकि अब इंडिया में हमने देखा कि इंडिया में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। उसकी पूर्ति के लिए इंडियन नेवी ने यह समुद्र सेतु 2 स्टार्ट करा। इसमें आपको याद रखना है कि 7 शिप्स डिप्लॉय होंगे इंडियन नेवी के। ठीक है, समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन हो गया ये कि ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स को दूसरी कंट्री से अपने इंडिया में वापस लाना, इंडिया में लाना ताकि इंडियन की नीड पूरी हो सके, इंडिया की डिमांड पूरी की जा सके। ऑलराइट, तो इसके अलावा फिर वापस आए तो अगर हम समुद्र सेतु की बात करें तो मई 2020 में ये लॉन्च किया गया था अंडर वंदे भारत मिशन, पहला जो आपका लॉन्च किया गया था समुद्र सेतु। फिर इसमें मालदीव, श्रीलंका एंड ईरान से कोविड की वजह से जो फंसे हुए इंडियन सिटीजन थे वो लाए गए थे। ऑलराइट, चलिए फिर अगर हम सीएनएस की बात करें इंडियन नेवी के, वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और इंडियन नेवी का जो हेडक्वार्टर कहा जा सकता है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करा पहला सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। कहां पे? नॉर्थ सिक्किम में, और इसकी कैपेसिटी होगी 56 किलोवाट एम्पियर की। आई रिपीट, इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया पहला सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। कहां पर? नॉर्थ ऑफ सिक्किम में, और ये 56 किलोवाट एम्पियर की इसकी हार्नेसिंग पावर रहेगी, मतलब इतनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये वेनेडियम बैटरी बेस्ड होगा आपकी ये टेक्नोलॉजी, 56 किलोवाट एम्पेयर प्रोड्यूस करेगा। इंडियन आर्मी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया और ये पहला फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग पावर प्लांट होगा। कहाँ पे? इन नॉर्थ सिक्किम में। ये आईआईटी मुंबई के टीम ने मिलके आईआईटी मुंबई की टीम ने मिलके इसको बनाया है। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसकी जो आईआईटी मुंबई की टीम के लीडर थे वो है प्रोफेसर प्रकाश घोष एंड उनकी ट्रूप ऑफ आर्मी ने मिलके इसको कंप्लीट किया। काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा और वहाँ पे जो ट्रूप, जो हमारे सैनिक हैं, उनको प्रॉपर एक बिजली की फैसिलिटी मिल पाएगी।
इंडिया का टारगेट रहेगा 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022, जिसमें से 100 गीगावाट सोलर, 60 गीगावाट विंड, 10 बायो एनर्जी और 5 स्मॉल हाइड्रो एनर्जी। फिर अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल MM नरवाने सर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? ये रहेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक कंपनी का जिसका नाम है एल्स्टॉम। ठीक है, ये एक फ्रेंच कंपनी रहेगी या फ्रेंच फर्म कह सकते हैं। एल्स्टॉम ने अभी 100 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डेवलप करके इंडियन रेलवेज को डिलीवर कर दिया है। ये कहां पे बन रहे हैं आपके लोकोमोटिव? ये याद रखना, ये बिहार में अभी करंटली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ठीक है, फ्रेंच फर्म एल्स्टॉम ने डिलीवर किया 100 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू इंडियन रेलवे। और एक चीज और, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां पे है? बेंगलोर, कर्नाटका में। ठीक है, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां चल रही है लोकोमोटिव्स की? ये चल रही है बिहार में। कौन सी कंपनी बना रही है? एल्स्टॉम बना रही है। एल्स्टॉम क्या है? ये आपकी एक फ्रेंच कंपनी है। ठीक है, क्या बना रही है? रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और ये 100 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रहेगा जिसको इंडियन रेलवेज को डिलीवर किया एल्स्टॉम ने। तो इससे रिलेटेड अगर डाटा देखें तो एल्स्टॉम क्या है? फ्रेंच मल्टीनेशनल रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर। इन्होंने क्या किया? अभी 100 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डेवलप करके इंडियन रेलवेज को डिलीवर कर दिया। ठीक, 3.5 बिलियन यूरो की ये डील थी जब 2015 में इंडियन रेलवेज और एल्स्टॉम के बीच में जब इसका डील हुई। ऑलराइट, इनकी जो डील हुई थी उसमें 800 फुल्ली इलेक्ट्रिक हाई पावर डबल सेक्शन लोकोमोटिव डिलीवर करने की बात की गई थी। ठीक है, ये लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे सेक्टर में बात की जाए। इसके बाद इंडिया बिकेम द 6th कंट्री टू प्रोड्यूस हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंडिजिनियसली। ये बन कर रहे हैं, ये मादेपुर प्लांट में बन रहे हैं बिहार में आपके लोकोमोटिव्स। ऑलराइट, फिर अगर हम बात करें एल्स्टॉम की, इनके हेडक्वार्टर मैंने बताया बेंगलोर में है। ऑलराइट, और इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर, इंडियन हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ग्लोबल हेडक्वार्टर क्योंकि ये फ्रेंच कंपनी है तो ये कहां पे है? फ्रांस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी ने। इन्होंने इंडिया का पहला फर्स्ट 3D प्रिंटिंग हाउस को इनॉग्रेट किया, और ये कहां पे बनाया गया है? ये IIT मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में बनाया गया। आई रिपीट, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, 3D टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बिल्डिंग बनाई गई हाउस की, वो इनॉग्रेट की गई हमारी निर्मला सीतारमण जी ने। कहां पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक, पहली चीज। दूसरी, 60 स्क्वायर फीट के ये घर बनाए जाएंगे यूजिंग कंक्रीट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पहली चीज। दूसरी, ये टीवी आस्था मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, एक ये स्टार्टअप रहा था IIT एल्यूमिनाई का, IIT मुंबई के एल्यूमिनाई, IIT मद्रास एल्यूमिनाई का ये एक टीवी आस्था मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन करके स्टार्टअप रहा था। ऑलराइट, इसको इन्होंने ये आपका 3D प्रिंटेड हाउस बनाया। और ये जो 3D प्रिंटेड हाउस अब क्यों हेल्पफुल रहेगा? अगर आपने याद हो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या एक विजन है कि हम 2022 तक सबको घर प्रोवाइड कर सकें। आवास योजना याद आया? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो उसके अंडर क्या था कि 2022 तक हम सभी लोगों को 1 करोड़ घर लोगों को प्रोवाइड कर दें बना के। 2022 ही टारगेटेड ईयर क्यों था? क्योंकि 2022 में इंडिया को 75 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। ठीक है, तो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम थी ये आपकी, जिसका क्या नाम था? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, उसमें काफी हेल्प करेगा बनाने का, क्योंकि 2022 तक हमें हाउस बनाने और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से हम एक 60 स्क्वायर फीट का हाउस कितने जस्ट 5 दिन में इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे JSW एनर्जी ने एक 540 मेगावाट विंड पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन आएगा कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ किस कंपनी ने एक 540 मेगावाट ऑफ विंड पावर एनर्जी परचेज एग्रीमेंट किया? वो है आपकी JSW एनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखिएगा। देन आपको याद रखना है नाम JSW रिन्यू एनर्जी या फिर JSW, बेसिकली याद रखिए JSW। इस कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक एनर्जी परचेज एग्रीमेंट साइन किया। कितने का? 540 मेगावाट ऑफ एनर्जी। ठीक है, याद रहेगा आपको। और ये विंड एनर्जी की बात की जा रही है। आप यहाँ पे टर्बाइन विंड मिल देख सकते हैं, तो ये विंड एनर्जी की बात की जा रही है यहाँ पे।
फिर ये सिंगल लार्जेस्ट पीपीए फॉर विंड ब्लेंडेड विंड पावर कैपेसिटी अवॉर्डेड टू द कंपनी। अगर हम बात करें इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेटेड की, इंडिया ने सेट किया है कि टू रेज द कैपेसिटी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्लांट्स टू 450 गीगावाट्स बाय 2030। करंटली इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 94 गीगावाट्स की है। हम चाहते हैं 450 गीगावाट्स एनर्जी हो जाए 2030 तक, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स। ठीक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं प्रशांत जैन, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जतिंद्र नाथ सवेन और हेड ऑफिस रहेगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑक्सीजन प्लांट्स के सेटअप के लिए, मतलब ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोडल एजेंसी बनाया गया फॉर सिविल एंड इलेक्ट्रिक वर्क। मतलब जो ऑक्सीजन प्लांट्स को हम सेटअप करेंगे उसमें जो भी सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क लगेगा उसका कौन काम कर संभालेगा, वो संभालेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि NHAI है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है, नितिन गडकरी जी। इन्होंने इसको अनाउंस किया, इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेशर स्विंग एडॉप्शन मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स इन वेरियस स्टेट। अराउंड 581 sites have been identified by the government for setting up these medical oxygen plant। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्या विल एक्ट एज द नोडल एजेंसी फॉर एग्जीक्यूटिंग सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स ऑफ द मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कहां टेस्ट किया गया। इसको टेस्ट किया गया CFM-TTI। CFM-TTI क्या है आपका, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बुधनी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बुधनी मध्य प्रदेश में है, ये पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है इंडिया का। ऑलराइट, तो क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा जाएगा आपसे, कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे 5 ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, जिन्होंने मिलके बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एक MOU साइन किया, किसके, कंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ बद्रीनाथ धाम। जो 5 PSUs हैं वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL, BPCL भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड योर गेल। ठीक है, इन 5 ने मिलकर बद्रीनाथ उद्यान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर एक MOU साइन किया फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम कहां पे है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। और इसको क्या बनाया जाएगा, एक स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन। पूछा जा सकता है स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन किसको बनाने की बात की जा रही है, तो बद्रीनाथ को, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इस पे टोटल कुछ अराउंड 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन द फर्स्ट फेज ऑफ द डेवलपमेंट, और 3 साल लगेंगे इसको कम से कम बनाने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12,000 हॉर्स पावर का WAG-12B लोकोमोटिव के बारे में। ठीक है, 12,000 हॉर्स पावर का WAG-12B लोकोमोटिव, ये आपका लोकोमोटिव ना इंडियन रेलवे को अभी मिला, 100th मिला है, और ये 12,000 हॉर्स पावर उसकी रहती है, और इसका जो नाम है वो है WAG-12B लोकोमोटिव। ठीक है, ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये मादेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड MELPL, मादेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऑलराइट, इसके याद रखना जब नंबर ऑफ लोकोमोटिव ऑफ WAG-12B टोटल 60,100 लोकोमोटिव है हमारे पास अभी इंडिया में। इसकी जो स्पीड रहती है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलने का रेडी है। बोबो डिजाइन हैविंग 25 टन। ये GPS एनेबल्ड होता है, मतलब इसमें GPS ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कहाँ जा रहे हैं, आप लोकेशंस का पता लगा सकते हैं। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद याद रखना इंडियन रेलवेज हैज एंटर्ड इनटू अ प्रोक्योरमेंट कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट विद मादेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। मतलब प्रोक्योरमेंट मतलब उनसे लेंगे और वही कंपनी इनकी मैनेजमेंट भी करेगी, मतलब मेंटेनेंस करेगी, कोई दिक्कत आ जाती है तो सर्विस वगैरह भी वही करेगी। तो ये है आपका 12,000 हॉर्स पावर का WAG-12B लोकोमोटिव, और ये 100th लोकोमोटिव अभी इंडियन रेलवेज को डिलीवर किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने अभी स्टार्ट कर दिया है आपका 5G ट्रायल्स इन इंडिया। ठीक है, आई रिपीट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला
कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो टीएसपीज होते हैं, जैसे बाहर जो आपका नेट प्रोवाइड करते हैं उनको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे आप इंटरनेट किसका ले रहे हैं, एयरटेल का, आपके पास जियो का यूज़ कर रहे हैं या वोडाफोन क्या एमटीएनएल यूज़ कर रहे हैं, तो इनको बोला कि आप अपने 5G ट्रायल्स को इंडिया में अब स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आर्म्ड फोर्सेज ने एक ऑपरेशन कोजीत के नाम से लॉन्च किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसको मार्क करके चलिएगा। कोजीत क्या है, ये आपका एक ऑपरेशन होगा तीनों आर्म फोर्सेस के बीच में इंडिया के, और ये क्या करेंगे, कोविड-19 को इंडिया से भगाने के में हेल्प करेंगे, मिलके काम करेंगे। ठीक है, आई रिपीट, कोजीत ये आपका एक ऑपरेशन है जो कि इंडियन आर्म की तीनों फोर्स मिलके करेंगी। इनका जो नेतृत्व कर रही है या मॉनिटर करेंगी इसको, वो है डॉक्टर माधुरी कानिटकर। ऑलराइट, एंड ये आपका जो कोजीत है, ये किसके फुल फॉर्म क्या है इसकी, कोवर्कर्स ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस हु विल लास्टली ऑब्टेन जीत विक्ट्री ओवर कोविड-19। ठीक है, को मतलब साथ में मिलके और जीत मतलब विक्ट्री, तो साथ में मिलके हम कोविड पे विजय प्राप्त करेंगे, ये इसका मोटो भी कह सकते हैं आप। ऑलराइट, तो इसमें अगर हम बात करें ऑपरेशन कोजीत की, तो ये क्या एम करता है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें स्ट्रांग करना है, ऑक्सीजन सप्लाई चेन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए और लोगों को प्रॉपर उनको एक गाइडेंस, उनको एक सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके जहां पे वो सारा एक अच्छे से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग लॉकडाउन में मास्क ही नहीं पहनते हैं, जब लॉकडाउन लगा हुआ था वो फिर भी घर के बाहर निकल रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए ये कोजीत एक ऑपरेशन स्टार्ट करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड ने मिलकर एक डिजिटली इंक्लूसिव भारत पे रिपोर्ट रिलीज की। आई रिपीट, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम रहेगा जिसको इन्होंने मिलके नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड ने एक रिपोर्ट डिजिटली इंक्लूसिव भारत पे रिलीज की, और उस रिपोर्ट का नाम रहेगा कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किन के द्वारा रिलीज की गई थी, नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने मिलकर रिलीज की गई थी। फिर अगर पर्सन का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर राजीव कुमार जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, इन्होंने इसको रिलीज किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी के आसपास का एरिया को अब इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी के आसपास के एरिया को, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के द्वारा। ठीक है, और इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के अंडर आ गया, तो मतलब क्या है, अब वहां पे आसपास कोई ज्यादा इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर लाया गया है। ये थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी का है, ये आपकी महाराष्ट्र में है, थाने में। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस एरिया के आसपास इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बनाया गया रिसेंटली, वो है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, और ये कहां पे है, थाने, महाराष्ट्र में है, और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ऑलराइट, नेक्स्ट, फिर अगर हम बात करें थाने क्रीक फ्लेमिंग सेंचुरी के बारे में, ये सेकंड मैरीन सेंचुरी है महाराष्ट्र की आफ्टर मालवन सेंचुरी, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में जो लोकेटेड है। इसमें वेरियस टाइप ऑफ की स्पीशीज, मैंग्रोव्स की स्पीशीज, फ्लेमिंगोज की, फिशेस की, आपकी बटरफ्लाइज की, काफी सारी, और जैकल्स वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं। फिर अगर हम इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो ये आर द एरियाज विद इन द 10 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, और ये इकोनॉमिक सेंसिटिव एरियाज हैं, इनको रेगुलेट कौन करता है, इनको रेगुलेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने ही तो अभी थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी के आसपास के एरिया को क्या इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित करा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जापान और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया ने मिलकर एक जॉइंट एफर्ट लाया कि हम ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाएंगे, कहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। आई रिपीट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जापान और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया ने मिलकर काम करना स्टार्ट करा, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन रीजन में ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ाया जा सके। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो समर क्रॉप्स का जो एरिया है ना, जिस पे हम ग्रो करते हैं, वो 21.58% से इंक्रीज हो गया 2021 में। ठीक है, एरिया ऑफ कल्टीवेशन ऑफ समर क्रॉप्स इंक्रीज बाय 21.58% 2021 में, अगर हम कंपेयर करें 2020 से। ठीक है, तो अभी जो समर क्रॉप्स वर कल्टीवेटेड
80.02 लाख हेक्टेयर इन 2021 और 2020 में 65.82 लाख हेक्टेयर पे इसकी ग्रो किया गया था। ठीक है, ये जो शार्प इंक्रीज आया है ये आया है पल्सेस को ग्रो करने की वजह से, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि पल्सेस जो हम ग्रो करते थे ना उसमें 70% का इंक्रीज आया है कल्टीवेशन में। 2021 में हम 17.75 लाख हेक्टेयर्स पे वर्क कर रहे थे, ग्रो किया हमने पल्सेस, जबकि 2020 में सिर्फ 10.49 लाख हेक्टेयर्स पे हमने पल्सेस को ग्रो करा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में, और कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक लॉन्च किया गया नेशनल बैम्बू मिशन के द्वारा। ठीक है, किस लिए? अगरबत्ती स्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, अगरबत्ती की मार्केट को इंडिया में एक बूस्ट लाने के लिए, और हम अगरबत्ती प्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट हो सके, मेक इन इंडिया के अंडर आ सके, इसलिए एक नेशनल बैम्बू मिशन के द्वारा MIS मॉड्यूल लॉन्च किया गया, जो कि आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें, नेशनल बैम्बू मिशन ने लॉन्च किया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस लिए? डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए। द मॉड्यूल विल कलेक्ट डाटा ऑन अगरबत्ती स्टिक प्रोडक्शन, कहां से लाई जाती है, कितनी अवेलेबल रॉ मटेरियल होता है, बनाने में कितना टाइम लगता है, उसको मार्केटिंग, उसकी प्रोडक्शन, उसकी कैपेसिटी, उसकी सेलिंग, सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेशनल बैम्बू मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये मिल्स के सभी सारे तीनों कंपनी मिलके वर्क कर रहे हैं ताकि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, किसमें? अगरबत्ती के सेक्टर में। फिर अगर हम नेशनल बैम्बू मिशन की बात करें, ये आपका 2018-19 में लॉन्च किया गया था और 2 साल के लिए लॉन्च किया गया था। 1290 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट लगा था। इसमें जो लोग अपने खेतों पे बैम्बू ग्रो करते थे उनको सब्सिडी मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप एक बैम्बू का पौधा लगाएंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। बैम्बू का पौधा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है आजकल, आप देखेंगे तो। ठीक है, बैम्बू की देख रहे थे हम कि धीरे धीरे, क्योंकि बैम्बू ये नहीं है कि आपने आज लगाया आपको 2-4 महीने में या 1 साल बाद आपको बैम्बू की रिजल्ट मिल जाएंगे, पौधा ग्रो हो जाएगा। नहीं, बैम्बू को ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं बैम्बू को अपनी नेचुरल ग्रोथ को पकड़ने में। स्टार्टिंग के कुछ सालों में तो बैम्बू का एक स्टेबल ग्रोथ पे रहता है, उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि डायरेक्टली सब्सिडी दी जाती थी, 50% इज गिवन टू द फार्मर एट ₹1 लाख रुपीज पर हेक्टेयर। ठीक है, और अगर हम नेशनल बैम्बू मिशन की बात करें, मिशन डायरेक्टर कौन है? छवि झा, और ये कहाँ किसके अंडर आता है? ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मोटा ने एक माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU साइन किया फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल स्कूल्स। मतलब ट्राइबल स्कूल्स में हम एक ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें बच्चों को पढ़ने की, ताकि जैसे वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा, स्कूल में लैपटॉप हो, कंप्यूटर्स हो, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की जाए, ताकि बच्चों को वहाँ पे मॉडर्न चीज़ें, जैसे पहले हम देखते थे, हम चौक पे पढ़ते थे, स्लेट पे पढ़ते थे, फिर किताबें आई, किताबों के बाद अब देख रहे हो आप बच्चे फोन पे पढ़ रहे हैं, टैब पे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये मॉडर्न होने हैं। क्यों मॉडर्न क्यों हो रहे हैं? ताकि वहां पे बच्चों को, हमें उस टाइम पे फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई। तो ऐसे ही ट्राइबल लोगों को, ट्राइब्स में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मोटा ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इन्होंने किन के साथ MOU साइन किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ साइन किया, ताकि एक वर्चुअल इवेंट में जो नाम रहा है एम्पावरिंग यूथ फॉर सक्सेस, ताकि जो ट्राइबल स्कूल्स हैं हम उनको बेटर कर सकें। ठीक है, और ट्राइबल स्कूल्स में बात करें तो EMRS स्कूल्स की बात की गई यहाँ पे, जो कि है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके करिकुलम को लाएंगे, ताकि बच्चों को एक प्रॉपर शेड्यूल मिल सके कि हम आगे आगे ऐसे पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, एंड वो सब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक स्टार्टअप जुपिटर्स की। जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी, जो कि एक चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप है, इन्होंने वर्ल्ड का पहला प्राइवेट डिजिटल कोड बनाया जो कि ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रन करेगा। ये आपका क्या है कि आपको केस जो होंगे ना आपके, वो आप डिजिटली कोड पे, मतलब डिजिटल कोड मतलब ऑनलाइन ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको मैनुअली या प्रेजेंस नहीं देनी पड़ेगी कोर्ट में। ऑलराइट, तो ये किस पे वर्क करेगा? ब्लॉकचेन पे एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये वर्ल्ड का पहला प्राइवेट डिजिटल कोड रहेगा। बनाया किसके द्वारा गया? चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप है जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 6 अलग साइट्स को ऐड किया गया है। आई रिपीट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की 6 और प्लेसेस को ऐड करा गया है। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में
छः और इंडियन साइट्स को ऐड किया गया है। ये साइट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रपोज की गई। आइए इन साइट्स को देखते हैं। पहला है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र में, दूसरा है टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम, ये तमिलनाडु का, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का एक और चीज ऐड किया गया वो है भेदाघाट लंबेटा घाट इन नर्मदा वैली, जिसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश से दो साइट्स ऐड की गई। फिर आ जाता है हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट, ये आपकी कर्नाटका में है, और गंगा घाट्स की बात करें ये है उत्तर प्रदेश में। इन सबको कहां ऐड किया गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। रिकमेंड किसके द्वारा की गई थी या प्रपोज किसके द्वारा की गई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीपीसीआर ने। एनसीपीसीआर क्या होता है आपका? ये होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इन्होंने किसके साथ? अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज बीन प्रोवाइडिंग टेली काउंसलिंग टू द चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक थ्रू संवेदना। संवेदना करके इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया। किसने? एनसीपीसीआर ने। और ये क्या है कि मतलब कोविड-19 की वजह से जो मेंटली इफेक्ट हुए हैं लोग या बच्चे, उनको जैसे घर में रह रह के स्ट्रेस हुआ है, या फिर जैसे बच्चों स्कूल नहीं जा पाए थे, कॉलेज नहीं जा पाए थे, बच्चों को अपने कैरियर की टेंशन होती है, बच्चों को दिमाग बैठे बैठे उनको जैसे मेंटली इल भी हो जाते हैं, तो उसके लिए लोग काउंसलिंग करी लोगों ने मिलके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। तो ये किसकी मिशन के अंडर आया? ये सब मिशन किसके अंडर हुआ? ये हुआ संवेदना मिशन के अंडर। ठीक है। संवेदना की अगर फुल फॉर्म देखें तो सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इज टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड इमोशनल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यू टू द कोविड-19। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम को रीनेम करके पद्माश्री अवार्डी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रीनेम कर दिया है। बलबीर सिंह सीनियर ये आपके एक बहुत ही दिग्गज हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। ठीक है। तो इन्हीं को ऑनर करने के लिए इनकी 1 साल की डेथ एनिवर्सरी पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम को बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रीनेम कर दिया गया। ठीक है। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रीनेम कर दिया गया। ये मोहाली पंजाब में है ये आपका स्टेडियम। इसको अब ऑफिशियली क्या नाम से जाना जाता है? ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। इनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे ये ट्रिब्यूट पास करने के लिए किया। फिर याद रखिएगा बलबीर सिंह की अगर हम बात करें तो राणा गुरमीत सिंह सोधी जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है पंजाब में, इन्होंने एक स्कॉलरशिप स्कीम भी लाई। किसके नाम पर? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे, ताकि हॉकी प्लेयर्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको याद रखने के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम चला दी। फिर अगर हम बलबीर सिंह की बात करें तो इन्होंने 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। एक तो है लंदन ओलंपिक, हेलसिंकी ओलंपिक मेडल, और मेलबॉर्न ओलंपिक्स में इन्होंने तीनों में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते थे। ऑलराइट। इन्होंने वाइस कैप्टन थे ये इंडियन हॉकी टीम के हेलसिंकी ओलंपिक के दौरान, कैप्टन रहे ये मेलबॉर्न गेम्स के दौरान, और इन्होंने मैनेजर का भी पोस्ट की तरह सर्व किया 1975 के वर्ल्ड कप में इंडियन हॉकी टीम जब जीती थी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।